रमा और सुदेश की एक बेटी थी रीमा, और उनके साथ रीमा की ननद की बेटी सिया भी रहा करती थी। रीमा और सिया का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन सिया के जन्म के कुछ दिन बाद ही सिया के माँ और पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसकी वजह से सिया की जिम्मेदारी रमा और सुदेश पर आ गई थी। सिया के माँ और पापा यानी कि रमा की ननद बहुत पैसे वाली थी और उसकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिलनी थी। लेकिन न जाने क्यों रमा अपनी सगी बेटी रीमा से ज्यादा ननद की बेटी सिया से प्यार करती थी। अरे सिया, कॉलेज जा रही हो? ये लो, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। माँ, मुझे भी पैसे दो ना, लास्ट मंथ भी आपने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी थी। अरे क्या पैसे पैसे लगा रखे हैं? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जाओ चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, सारा दिन बस मस्ती करनी है इसे। माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ और ये सिया बुआ की बेटी है, फिर भी आप इसे प्यार करती हैं और मुझे हमेशा डांटती रहती है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अरे सिया के माँ बाप नहीं है, इसलिए अगर उसे ज्यादा प्यार कर दिया तो क्या बिगड़ गया? बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। और रीमा, तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तेरे पास तो सब कुछ है ना, मम्मी पापा। मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को देखा तक नहीं। रीमा नाराज होकर कॉलेज चले जाती है और सिया भी। शाम के वक्त जब दोनों कॉलेज से लौट कर आती हैं तो रमा उन्हें अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मामी, आपने बुलाया? क्या हुआ माँ, आप आवाज क्यों दे रही थी? अरे ये देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की नई शॉप खुली है ना, वहां से ये नेकलेस लेकर आई हूँ। पसंद है तुम दोनों को? वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मामी, ये ना मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, ये नेकलेस मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये नेकलेस ना सिया तुम रख लो, और रीमा तुम ये ब्रेसलेट ले लो। थैंक यू मामी, आप बहुत अच्छी हैं। आई हेट यू माँ, अब सारी चीज़ें सिया को दे देती है और मुझे आप सगी बेटी होने के बाद भी प्यार नहीं करती। आपको अपनी सौतेली बेटी ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तभी सुदेश वहाँ पर आ जाता है। वो रीमा की बात सुन लेता है। रीमा और सिया के वहाँ से जाने के बाद, मैं तुमसे जानने की कोशिश शुरू से कर रहा हूँ कि तुम रीमा से ज़्यादा प्यार सिया से क्यों करती हो। देखो रमा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी बहन की बेटी को माँ की तरह प्यार करती हो, लेकिन अपनी सगी बेटी को प्यार ना करना ये भी तो सही नहीं है ना। मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। एक तो मैं तुम्हारी बहन की बेटी को इतना प्यार करती हूँ, ऊपर से मुझसे ही सवाल करते हो। कुछ दिनों के बाद, हमारी बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं, इनके लिए लड़के देखने होंगे। हाँ, चिंता मत करिए, मैंने तो सिया के लिए एक लड़का देख रखा है। बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है और सैलरी तो पूछो ही मत। और रीमा के बारे में क्या ख्याल है? अरे उसका क्या है, उसे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कैसी बात करती हो रमा, हमारी अपनी बेटी है वो, उसके लिए भी कुछ सोचो। तुम भी ना कोई और माँ होती तो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती। अरे तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए ना। एक दिन ऑफिस से लौट कर आने के बाद, रमा, आज मेरी वकील से बात हुई थी। सिया के माँ बाप की प्रॉपर्टी अब उसके नाम करवाने का वक्त आ गया है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, जल्दी से ये काम करवा दो, बच्ची को उसके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। मामी, आप कितनी अच्छी है, आपको कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपने मुझे कितने प्यार से रखा। अब क्या बताऊं बेटा, मेरा तो दिल ही ऐसा है। और फिर सिया को अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। रमा सिया की शादी पक्की करवा देती है। शादी से एक दिन पहले रमा सिया से बात करती है। अरे सिया, लाओ बेटा अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, अपनी माँ को दे दो। माँ नहीं मामी, लेकिन ठीक ही तो है, वैसे आपने मुझे माँ से ज़्यादा ही प्यार किया है। रमा, हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या करना है? शादी के बाद सब कुछ सिया और उसके पति का है। अरे ये क्या बात हुई, हमारा इस पर पूरा हक है, हम इसके माँ बाप हैं। आप सिया की नहीं, मेरी माँ है। अरे तू चुप कर। ठीक है तो कह रही है रीमा, चुप क्यों करा रही है उसे? आप समझ क्यों नहीं रहे, इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है, क्योंकि इस पर हमारा नाम है और सिया हमारी सगी बेटी है। अरे रमा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हमारी सगी बेटी रीमा है, सिया की प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी खुद की है। लगता है आज मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच?
यही सच है कि मेरी सगी बेटी रीमा नहीं बल्कि सिया है, और उस हिसाब से अब इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा हक है। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? अपनी ही सगी बेटी को पराया करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कैसी शर्म और कैसी सगी बेटी? रुको तुम, मेरे पास सबूत है कि ये रीमा तुम्हारी बहन की बेटी है और सिया मेरी अपनी। कहीं इसी वजह से तो आप सिया को ज्यादा प्यार नहीं करती माँ? माँ नहीं मामी कहो, मैं तुम्हारी मामी हूं। मैंने सबसे झूठ बोलकर तुम्हें अपनी सगी बेटी बनाकर रखा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। क्या? पर आप मुझे हमेशा कहती थी कि मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बेटी हूँ, तो आपने ऐसा क्यों किया मामी? अब मेरा मतलब माँ। जवाब दो रमा, यह खेल तुमने क्यों खेला? प्रॉपर्टी के लिए। जब रीमा और सिया का जन्म एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन हुआ और उसके बाद तुम्हारी बहन की मौत हो गई, तो मैंने बच्चे बदल दिए, क्योंकि मैं जानती थी कि इसे पालने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आएगी। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला रमा? अरे मिलना क्या था, मुझे पता था कि मेरी ननद की सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम होगी, इसलिए मैंने अपनी सगी बेटी को ननद की बेटी बनाकर रखा। और किस्मत से कुछ दिन बाद तुम्हारी बहन के पति की मौत हो गई और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ये आपने ठीक नहीं किया मामी। हाँ माँ, रीमा ठीक कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया, और इसलिए मेरी शादी होने से पहले मैं ये सारे पैसे रीमा के नाम कर दूंगी। अरे ये क्या बक रही है? तू तो मेरी अपनी बेटी है बच्चा, मेरी बात नहीं मानेगी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तू? नहीं माँ, आपकी इस चाल में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। थैंक यू सिया बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रमा मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अनमोल की माँ शीतल जी हमेशा से चाहती थी कि उनके बेटे अनमोल की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो शीतल जी की पसंदगी की हो, और इसीलिए शीतल जी अपने बेटे अनमोल के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अनमोल के चाचा जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनके जवान बेटे आनंद की मौत हो गई है, जिसकी शादी अभी 8 महीने पहले ही हुई थी। ये खबर सुनते ही अनमोल अपनी माँ शीतल के साथ चाचा जी के घर जाता है। बहुत बुरा हुआ भाई साहब, 8 महीने पहले ही तो आनंद की बारात लेकर गए थे, और अब ये। क्या बताऊँ भाभी, मेरी तो दुनिया ही खराब हो गई। बेटे के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब बहू की चिंता दिन रात खाई जाती है। मेरी बहू स्वाति की उम्र ही क्या है, अभी सिर्फ 23 साल की है। ठीक कहते हैं भाई साहब, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है, होने को कोई नहीं टाल सकता। बस शीतल की चिंता में ही दिन रात परेशान रहता हूँ। इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। पंडित जी को भी बुलाया है, वही कोई उपाय बताएंगे। ये आपने अच्छा किया भाई साहब, पंडित जी से ही पूछे कि कैसे आगे कुछ किया जा सकता है। तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं। आइए आइए, पंडित जी कोई उपाय बताइए, अपनी बहू को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी की तरह है। ये आपका छोटा बेटा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई साहब का बेटा है, मेरा मतलब शीतल भाभी का बेटा अनमोल। अनमोल बेटा, आपका विवाह हो चुका है? नहीं पंडित जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। बस अनमोल के लिए ही लड़की ढूंढ रही थी पंडित जी, लेकिन अब घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कुछ दिन कोई शुभ काम नहीं करेंगे। आनंद की आत्मा को शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवर का मतलब होता है दूसरा वर। यानी कि अगर आप लोग चाहें तो स्वाति की शादी अविनाश के साथ करवाई जा सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा करने से एक बेटी का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, अन्यथा आप ही सोचिए, इतनी कम उम्र में विधवा होने का बोझ वो जीवन भर कैसे ढोएगी। आप बड़ों की बात में मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पंडित जी की बात सही है। किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का पूरा अधिकार है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पंडित जी देखिए, मैं किसी भी लड़की के लिए इस तरह की बात नहीं करती, लेकिन 8 महीने में ही आनंद की मौत हो गई और मैं अपने बेटे का विवाह किसी भी विधवा लड़की के साथ नहीं करना चाहती।
कल को शादी के बाद उसका बुरा साया कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दे तो। लेकिन स्वाति की कुंडली में कुछ भी बुरा नहीं है, यह सब होना ही था जो हो गया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। पंडित जी के जाने के बाद अनमोल, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक विधवा लड़की से शादी करना चाहते हो, वो भी जो शादी के 8 महीने के बाद ही अपने पति को खा गई। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं भाभी? मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरे बेटे की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को ये मंजूर था, इसलिए मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, मैं चाचा जी की बात से सहमत हूँ और पंडित जी ने जो कुछ भी समझाया उसके बाद से भी अगर मेरी वजह से किसी का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है तो मैं ये कदम ज़रूर उठाऊंगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, और अगर तुमने उससे शादी कर भी ली तो मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। मैं जानता हूँ मॉम, अभी आप बहुत नाराज़ हैं और मेरे फैसले के विरुद्ध भी है, लेकिन मैं आज और अभी इसी वक्त स्वाति की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा। मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम जो करने जा रहे हो वो सही है। उसके बाद चाचा जी अपनी बहू स्वाति की शादी अविनाश के साथ करवा देते हैं। अविनाश स्वाति को पूरी इज्जत के साथ अपने घर ले आता है, लेकिन ये बात शीतल जी को बहुत बुरी लगती है। स्वाति के घर आने के बाद, देखो अविनाश, तुमने अपनी जिद के चलते इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन इससे कह दो कि ये कभी भी मेरी नजरों के सामने ना आए। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप हमसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं आपको कभी किसी बात पर परेशान नहीं करूँगी। आपका ख्याल रखूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। लेकिन मुझे तो तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना। ना तू मेरे लिए खाना बनाएगी, ना मेरा कोई काम करेगी। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? कम से कम स्वाति को मौका तो दीजिए कुछ करने का। मैंने कह दिया ना, आज से मेरी रसोई अलग और तुम दोनों की रसोई अलग। इस विधवा लड़की के हाथ से खाना खाना भी पाप है। बस मेरे बेटे के सर पर कोई मुसीबत ना आए, दिन रात यही प्रार्थना करूंगी। मम्मी जी, ऐसा मत करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके साथ खुश होकर रहना चाहती हूँ। मेरे बेटे का दिमाग खराब हुआ था जो एक विधवा लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शीतल की बातें सुनकर स्वाति बहुत दुखी हो जाती है। अविनाश, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया है। तुम चिंता मत करो स्वाति, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और अविनाश का प्रमोशन हो जाता है। माँ, ये देखिए, मेरी सैलरी बढ़ गई और मेरा प्रमोशन भी हुआ है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। जब से तूने इस विधवा लड़की से शादी करी है, मुझे तो हर रोज़ डर लगता है कि कहीं तेरी जिंदगी में कुछ गलत ना हो जाए। माँ, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप देखते जाइए। कुछ दिनों के बाद शीतल की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, जिद मत करिए, स्वाति को आपके लिए खाना बनाने दीजिए, वो आपकी मदद करेगी। मुझे उस लड़की के हाथ की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक नर्स लाकर रख दो। ठीक है माँ, आपकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और अविनाश का प्रमोशन हो जाता है। माँ, ये देखिए, मेरी सैलरी बढ़ गई और मेरा प्रमोशन भी हुआ है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। जब से तूने इस विधवा लड़की से शादी करी है, मुझे तो हर रोज़ डर लगता है कि कहीं तेरी जिंदगी में कुछ गलत ना हो जाए। माँ, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप देखते जाइए। कुछ दिनों के बाद शीतल की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, जिद मत करिए, स्वाति को आपके लिए खाना बनाने दीजिए, वो आपकी मदद करेगी। मुझे उस लड़की के हाथ की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक नर्स लाकर रख दो। ठीक है माँ, आपकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा आपको ठीक लगे। अपनी माँ की जिद से परेशान होकर अविनाश एक नर्स को उनकी सेवा के लिए लाकर रख देता है। एक दिन दोपहर में जब शीतल को भूख लगती है तो वो नर्स को आवाज़ देती है, लेकिन उसे नर्स कहीं नज़र नहीं आती। कहाँ चली गई ये नर्स? मुझे दवाई लेनी थी, लेकिन उससे पहले खाना भी तो खाना है। मम्मी जी, खाना खा लीजिए। तुम मेरे लिए क्यों खाना बना कर ले आई हो?
क्योंकि मुझे पता था कि आपके खाने का वक्त हो रहा है और आपको दवाई भी लेनी थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ है वो नर्स? उसे बुलाओ तुम। मम्मी जी, वो तो अभी अभी घर के बाहर की तरफ गई है। मैंने उसे जाते हुए देखा था। आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, मजबूरी है इसलिए खा रही हूँ, वरना तेरे हाथ का तो लाया हुआ पानी भी ना पीऊँ मैं। स्वाति उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने सास की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर जैसे ही कमरे में आती है तो देखती है कि शीतल ज़मीन पर गिर गई थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप नीचे कैसे गिर गई? कुछ नहीं, बाथरूम जा रही थी, पता नहीं वो नर्स कहाँ चली गई, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। जानती हूँ मम्मी जी, मैं आपको छू नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त क्या मैं आपको हाथ लगा सकती हूँ? अगर मजबूरी ना होती तो तुझे अपने पास भी नहीं आने देती। आय। स्वाति अपनी सास को उठाकर बेड पर लिटा देती है। मम्मी जी, आप आराम करिए और ये लीजिए, प्लीज़ दवाई खा लीजिए। खा ली तुम्हारे हाथ से दवाई। इसी तरह स्वाति अपनी सास की बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे शीतल को लगने लगता है कि वो स्वाति के बारे में जैसा सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। धीरे धीरे शीतल की तबीयत ठीक होने लगती है और शीतल के कहने पर ही अविनाश ने नर्स को भी वहाँ से हटा दिया था। एक दिन शीतल अविनाश और स्वाति को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, बस तुम दोनों से एक बात कहना चाहती थी। बताइए ना मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई। मैंने हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारे हाथ का खाना तक नहीं खाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई हूँ बेटा। मम्मी, स्वाति के लिए आपकी सोच बदल गई, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, और मैं ना स्वाति को कुछ देना चाहती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करना तो मेरी जिम्मेदारी थी। नहीं बेटा, मैंने तो कई सालों पहले अविनाश की होने वाली पत्नी के लिए कंगन बनाकर रखे थे। सोचती थी जब अविनाश की शादी करूँगी तो अपनी बहू को ये कंगन दूंगी, लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ शादी की तो मैंने तुम्हें कंगन नहीं दिए। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी बहू हो और तुम ही इस घर को अच्छे से संभाल सकती हो। थैंक यू मम्मी जी, मुझे एक माँ की तरह प्यार देने के लिए। देखो माँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किससे शादी की, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि स्वाति आपका कितना ख्याल रखती है, इस परिवार का कितना ध्यान रखती है। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है और उसके विधवा होने से मेरी ज़िंदगी पर कुछ भी बुरा असर नहीं आने वाला। जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी। उसके बाद शीतल ने अपनी बहू स्वाति को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी तय होते वक्त कैसी कैसी डिमांड ससुराल पक्ष की होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये देखिए, नहीं बहन जी, एक पैसा एक सामान नहीं चाहिए, बस हमें अच्छी बेटी चाहिए, हमारे घर को संभाल ले ऐसी एक अच्छी बहू चाहिए। ईश्वर की दया से हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अरे ऐसा कैसे, हमारी भी तो एक ही बेटी है। एक एक पैसा जोड़ा था कि इसकी शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि सामान नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं ये तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, हमारे घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है कि हम एक टेबल भी रख पाए। मैंने और मेरी बीवी ने एक एक सामान मन से जोड़ा है, सजाया है, तो प्लीज़ आप रहने दें। खैर, हो जाती है रिया की शादी आयुष के साथ। शादी के बाद काश मेरे कमरे में बड़ी वाली टीवी होती, मेरे पापा दे तो रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ मैनेजर को, वो ला देगा। इसमें तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे? रिया को बुरा लगता है कि वो घर में किसी भी चीज़ पर बाप के पैसों का हक नहीं दिखा पा रही थी। वो माँ को फ़ोन करती है। देख बेटा, तेरे ससुराल वाले तो मुझे पहले ही तेज लग रहे थे। वो तो तुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। नौकरानी जानती है ना कैसी जिंदगी होती है उसकी। माँ 2 मिनट होल्ड कर, दरवाजे पर कोई है। देख ले, तेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। रिया दरवाज़ा खोलती है। सामने नौकर हाथ में ट्रे लेकर खड़ा होता है। मेम साहब, वो आपकी कॉफ़ी, बड़ी मैडम ने बोला है कि आपको चीनी कम चाहिए होती है ना।
हाँ हाँ, ओके ओके। रिया कॉफी लेकर दरवाजा बंद कर देती है। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? नौकरानी बनाकर रखा है उन लोगों ने तुझे, और तू रह रही है। देख, एक काम कर, एक एक करके घर की सारी चीजें खराब कर, और जैसे ही खराब होगी मैं दे जाऊंगी तुझे सामान, ठीक है ना? बेटी सोचती है कि वो नौकरानी, लेकिन क्या ज्यादा सोचना, माँ ने बोला तो झूठ थोड़ी ना होगा। फिर क्या, माँ की आज्ञा मिलते ही बेटी रिया लग जाती है काम पर। हाय रे, न जाने कैसे ये फ्रिज खराब हो गया। नो इश्यू मैम साहब, मैं इलेक्ट्रिशियन बुला लेता हूँ। पागल है क्या? मेरा बाप जानता है कौन है। नया ले लेते हैं, पुराना ठीक कराना हमारे खानदान में नहीं है। बस फिर क्या था, माँ के कहने पर रिया घर का एक एक सामान तोड़ती और माँ नया भर देती। ऐसे में एक वक्त ऐसा आता है कि घर का ज्यादातर सामान रिया के घर का होता है। फिर एक रोज, बहू क्या हाल बना रखा है, रोज घर की कोई ना कोई चीज तुझसे खराब हो रही है। और ये क्या, तेरे घर वालों को कैसे पता चल जाता है कि आज क्या खराब होने वाला है? वो तो पहले से ही उसे लेकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। देखिए मम्मी जी, ज्यादा मुझ पर चढ़ने की जरूरत तो है नहीं, पूरा घर मेरे ही सामान से भरा है। मम्मी जी, मैं भी ना कोई चलते फिरते घर की बेटी नहीं हूँ। बड़ी आई। और हाँ, सोफे पे थोड़ा तमीज से बैठना, पता है कितना महंगा वाला है। बहू की हरकत सास को बहुत बुरी लगती है। वो पति के पास जाती है और पति को सारा हाल बताती है। देखिए जी, मैं कह रही हूँ कि बहू ने ना जानबूझकर घर का सारा सामान तोड़ा है, वो हम पर दहेज का रौब दिखा सके। ये क्या बात होती है? बहू के माँ बाप को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के कारण ही देश में दहेज जैसी कुप्रथा फल फूल रही है, और साथ ही लड़कियां ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती। कितने ही लोग हैं जो दहेज ना दे पाने के कारण बेटियों की शादी भी नहीं करा पाते। अब देखिए, ये सोच तो आपकी है ना, बहू के मन में क्या चल रहा है कौन जाने। कल हमारी बेटी आ रही है, उसके सामने बहू ने ये सब किया तो वो कितना दुखी हो जाएगी। मैं बेटे से बात करता हूँ, वही बहू को समझाएगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या है, सोफे के ऊपर पैर के निशान। अरे सोफा बैठने के लिए होता है कि खड़े होकर नाचने के लिए? गले सड़े पुराने सोफे थे, वो तो भला हो मेरे पापा का, जो सफेद सफेद सोफे रखकर इस फटे पुराने घर को नया चमचमाता चेहरा दे दिया। सास ये सब सुनकर पति से कहती है, देख रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है कि बेटी के बच्चे तो इस घर का कुछ भी छू लेंगे तो ये तो बवाल कर देगी। इसीलिए तो मैं नहीं चाह रहा था कि बहू के मायके से कोई भी सामान आए। वो तो मैं भी समझ रही थी, बहू के घर वालों से कुछ मांगा नहीं तो बहू ने ये कर दिया, घर का सामान तोड़ तोड़ कर मायके से सामान मंगवा लिया। अब घर पर राज कर रही है। अगर इसने मेरी बेटी के बच्चों को एक शब्द भी कहा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मैंने इतना पैसा इसलिए नहीं कमाया कि कल को कोई बाहर की लड़की मेरी बेटी और बीवी को ताने दे। फिर मैं भी बेला को फोन करके थोड़ा सा घर के और बहू के माहौल का आइडिया दे देती हूँ, कल को कोई बात हो तो बेला समझ कर रहे। सास बेटी को फोन पर सारी बात बता देती है। अरे माँ, तू चिंता ना कर, ऐसी कईयों को मैं लाइन में लगा चुकी हूँ। अगले रोज रिया की ननद घर आती है, प्यारे प्यारे 2 बच्चों को लेकर। रिया दरवाजा खोलती है। अरे बेला, आओ आओ अंदर आओ, लेकिन बाहर खड़ी वो कार देखी? वो देखते हुए अंदर आना। हाँ, बेला जो कि खुद एक बहुत ही संपन्न परिवार की बहू होती है। हाँ भाभी, क्यों, किसकी कार है? ड्राइवर भैया ने कार खरीद ली क्या? वैसे भी भाभी, ये लोग ना ऐसी भी कार खरीद ले तो बड़ी बात है। बेला की बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है। नहीं नहीं, ये 8 लाख की कार मेरे पापा ने दी है इनको। क्यों दी है? पापा को तो ये लेन देन पसंद ही नहीं है। मेरी शादी में 40 लाख की कार दे रहे थे, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया। वैसे भी भैया के पास तो 1 करोड़ की कार है, फिर ये 8 लाख की कार लेकर क्यों जगह घेर रखी है? खैर, अब सारी बातें यही होगी या अंदर भी आने दोगी भाभी? बेला चली जाती है अंदर, लेकिन अब जिस 8 लाख की कार में रिया फूली रहती थी वो पिचक्कर फुस हो जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूं, कब से तेरी और बच्चों की राह देख रही थी। बेला भाभी को देखती है और फिर अब
मैं पानी देती हूँ ठंडा और पौष्टिक। वो क्या है ना, मेरे पापा ने ऐसा आरओ दिया है जिसमें तांबा है, पानी में ना तांबे के गुण आते हैं। बहू पानी ले आती है। अरे मुन्नी क्या ढूंढ रही है? पानी पी लो, देखो कितने महंगे आरओ का पानी है, कहीं पिया नहीं होगा इसके पहले। महंगा आरओ पानी? भाभी पानी में से तो मरे हुए चूहे की बू आ रही है। ये बोलकर ननद पानी थूक देती है। वही तो, जब से इसके पापा ने ये थकासा आरओ लगाया है, तेरे पापा की भी ना तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले वाला आरओ तो मैं लंदन से लेकर आया था। और क्या पापा, मैं भी तो अमेरिका से लेकर आई थी। भाभी वो मुन्नी को फ्रिज का रिमोट दे दो, वो क्या है ना, खुद ही फ्रिज से जो अच्छा लगेगा वो खा लेगी। फ्रिज का रिमोट? लेकिन पापा ने तो डबल डोर वाला फ्रिज दिया है, उसमें कोई रिमोट नहीं है। ननद सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या है भाभी, क्यों आपके पापा ने ये लो स्टैंडर्ड सामान देकर हमारे घर को गरीबों वाला बना दिया? अब मेरी बेटी क्या खाएगी, क्या पिएगी? उसकी तो आदत है 2 करोड़ के फ्रिज से रिमोट से दरवाजा खोलकर खाने पीने की। पापा पापा। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा क्या जरूरत थी मेरी शादी करोड़पतियों के घर करने की, जब सेम फैसिलिटी मेरे मायके में नहीं दे सकते। अब मैं चली। रिया डर जाती है, शाम को पति घर आएंगे और बहन क्यों चली गई ये पूछेंगे तो। बेला बेला रुको। हाँ बहू, मैं भी वही बोल रही थी, तेरे पापा की तो बड़ी फास्ट डिलीवरी है सामान पहुंचाने की। यहाँ सामान तुझसे टूटा नहीं कि वहां दरवाजे की घंटी बज जाती थी। तो तेरे पापा को जरा कह देना कि एक रिमोट वाला 2 करोड़ का फ्रिज भेज दे, और वो भी जल्दी। हाँ माँ वो कार भी बाहर देखी मैंने, उसमें तो मैं किसी हाल में ना बैठूं। 40 करोड़ वाली कार चाहिए। जरा जल्दी बोल बहू, बेला चली गई तो बड़ी बेइज्जती होगी। रिया जो कि अपनी माँ के कहने पर चलती थी, जल्दी से फोन लगाकर सारी कहानी बता देती है। माँ थोड़ा जल्दी कर देना, है ना, एक बार सामान भेज दे, फिर देख कैसे मैं इन लोगों पर अपना रौब जमाती हूँ। और माँ कुछ और ज़रूरत पड़ी ना तो मैं बताती हूँ, ठीक है? माँ के तो पसीने छूट जाते हैं, समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ कौन खेल खेल गया। कहाँ तो बेटे को राजकुमारी बनाने के लिए ससुराल वालों को ज़बरदस्ती सामान दिया था, और कहाँ तो खुद भिखारी बनने वाले हालात हो रहे हैं। रिया की माँ अपने पति से सारी बात कहती है। वाह वाह रिया की माँ वाह, बेटी को नेक लोगों का ससुराल मिला तो तू वहां आग लगा रही है। अरे देवता लोग है वो, शहर में नाम है उनका। जो सामान तूने उन लोगों को भेजा वो उनके नौकर इस्तेमाल करते हैं। बेचारों ने रिया की कितनी बातें सही, लेकिन हम तक बात भी नहीं आने दी। अब तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। तो देखा कैसे बसे बसाए घर में माएँ बेटियों को बसने ही नहीं देती। भाई ससुराल तो एक समंदर जैसा है, बेटियों को वहाँ तैरना सिखाएं, ना कि खुद डूबना और ससुराल वालों को भी डुबाना। श्याम सुंदर जी का बेटा था आदित्य और उसकी पत्नी थी रूपाली। जैसा नाम वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। श्याम सुंदर जी की पत्नी कौशल्या का रंग सांवला होने की वजह से श्याम सुंदर जी की इकलौती बेटी सलोनी भी सांवली थी। कहने को तो सलोनी की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहा था, और इसी वजह से सलोनी के दिल में अपनी गोरी चिट्टी भाभी के लिए हमेशा एक नफरत वाली भावना रहने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह जब रूपाली नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो अपने सामने उसने सलोनी को खड़े हुए देखा। अरे क्या हुआ, बाथरूम के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, आपके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे भी तो नहाने जाना है। नहाने जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन देखो वहाँ बाथरूम में ना मेरा महंगा वाला फेस वॉश रखा है, उसे यूज़ मत करना। आपको क्या लगता है महंगा वाला फेस वॉश सिर्फ आपके पास ही है? मैं भी कल मार्केट से नया फेस वॉश और नई क्रीम लेकर आई हूँ। मुझे आपकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कितने भी फेस वॉश और क्रीम लेकर आ जाओ, रहोगे तो वैसी ही जैसी अभी हो। अपने गोरे रंग पर बड़ा गुमान है ना आपको? होगा क्यों नहीं, अपने आप को देखो, एक भी लड़का तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा, और तुम्हारा भाई आदित्य मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता है।
अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनकर सलोनी चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम में जाकर अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपनी भाभी का फेस वॉश पूरा का पूरा जमीन पर फैलाकर खत्म कर देती है। देखती हूँ, बहुत इतरा रही थी ना, गोरा रंग, महंगा फेस वॉश, इससे आज इस बाथरूम की सफाई होगी, वो भी रगड़ रगड़ कर। कुछ देर बाद, मम्मी जी बाथरूम में मेरा फेस वॉश रखा हुआ था, आपने देखा क्या? सारा दिन अपने चेहरे पर भगवान जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती रहती हो, अब कौन सा फेस वॉश खो गया तुम्हारा? जाकर रसोई में खाना तो बनाया नहीं जाता, सारा दिन लाली लिपस्टिक में ही बीत जाता है इसका। मम्मी जी, आप बात को घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए। ये बताइए, क्या आपने मेरा फेस वॉश लिया है? अरे तुम्हारी सास तुम्हारा फेस वॉश लेकर क्या करेगी बेटा? बेचारी का रंग बचपन से ही सांवला है, कितनी क्रीम लगा लगा कर ख़त्म कर दी, इसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो भला है आदित्य मुझ पर गया है, मेरी तरह गोरा है, इसलिए घर में तुम्हारे जैसी गोरी चिट्टी बहू आ गई। अब बेचारी सलोनी को देखो, उसका रिश्ता ही कहीं पक्का नहीं हो पा रहा। आपको अपने और अपने बेटे के गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना, और ऊपर से ये सलोनी भी आ गई। अब तो पूरी की पूरी टीम खड़ी हो गई है तुम गोरे लोगों की। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखना, जब मेरे और आदित्य के बच्चे होंगे ना, एकदम गोरे चिट्टे पैदा होंगे और इस घर से काले रंग का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, बस सलोनी जल्दी से शादी होकर चली जाए। शादी होकर चली जाए क्या मतलब? अरे जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाली। अच्छा मम्मी जी, वो सब बातें छोड़िए, जल्दी से बताइए मेरा फेस वॉश कहाँ पर है? अरे कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता, जाकर दूसरा खरीद लाओ। तभी वहाँ पर सलोनी आती है। क्या हुआ भाभी, क्या खो गया जो आप मम्मी के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने ही मेरा फेस वॉश चुराया है। अरे मैं उसे चुरा के क्या करूँगी? कौन सा उसे लगाकर मेरा रंग गोरा हो जाएगा? भाभी कुछ नहीं होने वाला आपका, आप दूसरा खरीद लाइए ना। रूपाली वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त, रूपाली, सलोनी, दोनों बाहर आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ। ऑफिस के टूर से बाहर गया था, सोचा अपनी बहन और बेबी के लिए कुछ लेकर जाता हूँ। सच में भैया? बताइए क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जल्दी से बताए ना आदित्य, मुझे आपका गिफ्ट देखना है। ये देखो, वहाँ पर ना ये कढ़ाई वाले कुर्ते बहुत सुंदर मिल रहे थे, मैं 2 रंग में ले आया हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो, क्योंकि तुम दोनों का साइज़ तो एक ही है। अरे वाह भैया, मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर भी है ना, और ये गुलाबी वाला कुर्ता भाभी पर अच्छा लगेगा। कैसी बात कर रही हो तुम सलोनी? तुम्हारा खुद का रंग इतना डार्क है और ऊपर से काला कुर्ता पहनोगी? समझ में ही नहीं आएगा कि कपड़े कहाँ हैं और तुम्हारी स्किन कहाँ है। सुना आपने भैया, आपकी बीवी मुझे कैसे ताने मार रही है। खुद इतनी गोरी चिट्टी है ना, इसलिए किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अरे तुम दोनों ने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? मैं तो जानबूझकर एक ब्लैक और एक पिंक लेकर आया था, ताकि जिसको जो पसंद आए वो रख ले। वैसे भैया भाभी ठीक ही कह रही है, उनको ना काले रंग वाला कुर्ता दे ही दीजिए। चलता फिरता ब्लैक एंड वाइट टीवी नज़र आएंगी, सफ़ेद रंग और काले कपड़े। मैं ये गुलाबी वाला पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? मैं ब्लैक कलर पहन के ब्लैक एंड वाइट टीवी नजर आऊंगी? अरे बहुत खूबसूरत लगूंगी। मेरे गोरे दूध जैसे रंग पर काला रंग देखना कैसे खिल कर आता है। सलोनी ने गुलाबी वाला कुर्ता उठाया और वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी भाभी को एक ताना मार दिया। तो फिर जाओ ना, घूमो ना ब्लैक एंड वाइट टीवी बनकर। आदित्य अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस तरह लड़ते देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा कैसे ठीक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के वक्त, आदित्य बेटा, सलोनी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, अभी तक उसे कोई लड़का भी नहीं मिला, अभी तुम ही कुछ करो बेटा। पापा, सलोनी पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा है, बस उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सांवली लड़कियों की इस दुनिया में शादी ही नहीं होती। हाँ बेटा, तुम खुद इसका उदाहरण हो।
अब देखो मैं इतना गोरा हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ जैसी सावली लड़की से शादी कर ली ना। अब हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पापा प्लीज़ आप ये सब बातें मत किया कीजिए। मैं ऑलरेडी रूपाली की बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। उसे भी अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है। और पापा ये मेरी माँ है और सलोनी मेरी बहन। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए गोरा और सांवला रंग कोई वैल्यू नहीं करता। तो तुम भी किसी काली लड़की से शादी कर लेते, फिर तुमने रूपाली को क्यों पसंद किया? पापा रूपाली को मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी नेचर अच्छी है। बस सलोनी के साथ उसके झगड़े के अलावा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जानता हूँ धीरे धीरे वो इस बात को भी समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रसोई में काम करते वक्त कढ़ाई से गर्म तेल के छींटे रूपाली के चेहरे पर पड़ जाते हैं। इसकी वजह से रूपाली के चेहरे पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा इतना सुंदर चेहरा खराब हो गया। पता नहीं कभी ये ठीक होगा कि नहीं। भाभी, वैसे तो मैं हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती हूँ और आपके गोरे रंग को लेकर और बाकी सारी बातों की वजह से, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत, आपका चेहरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे सलोनी, देखो ना कितना दाग पड़ गया। अरे भाभी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जानती है, मैंने एक बार एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक लेप बनाना सीखा था, जिसकी मदद से 10 दिन के अंदर ही आपके चेहरे के दाग पूरी तरह मिट जाएंगे और हर दिन मैं आपको वो लेप बनाकर दे दूंगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सलोनी के बनाए हुए लेप से रूपाली का चेहरा फिर से चांद की तरह खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपाली खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सलोनी के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे सांवले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गई हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। कोई बात नहीं भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं भी जानबूझकर आपकी कॉस्मेटिक्स फेंक देती थी और ख़राब कर देती थी। मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रूपाली और सलोनी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ और रूपाली ने सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाई। श्याम सुंदर जी को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से माफ़ी मांग ली और आदित्य ये सब देखकर बहुत खुश था।